हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि मोबाइल सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट होता है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट होता है वो मेनली आपको मोबाइल सेक्टर में टेम्परेचर सेक्शन के डिवाइसेस में मिलेगा, जहाँ पे कभी कभी सीपीयू के साथ सीपीयू का टेम्परेचर सेंस करने के लिए लगाया हुआ होता है, कहीं कहीं पीएमआईसी के साथ भी मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपका सीपीयू है, यहाँ पे मान लीजिए पीएमआईसी है, इन लोग इस सब के साथ आपको मिलेगा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जिसमें एनटीसी कनेक्टेड होता है, पीटीसी कनेक्टेड होता है, जो जिसके बारे में थर्मिस्टर की बात करें। थर्मिस्टर आपको हम इस वीडियो में बताएं थर्मिस्टर कैसे वर्क करता है और क्या होता है। तो मेनली आपको इस टाइप का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आपको दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वीडीडी लगा दिया जाता है, यानी कि जो भी वोल्टेज रहता है 1.8 वोल्ट मेनली रहता है मोबाइल सर्किट में और यहाँ पे मेनली 10K का रेजिस्टेंस लगा देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे थर्मिस्टर लगा होता है, यहाँ पे थर्मिस्टर लगा दिया जाता है, जो कि मेनली मोबाइल में पीटीसी मिलेगा। और यहाँ से जो करंट जाता है जो सीपीयू के जाता है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है। मेनली स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में अगर मान लीजिए 1.8 है तो ये भी 10 किलो ओम का थर्मिस्टर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 0.9 वोल्ट रहता है। ये आइडियल है, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल है, सीपीयू अच्छी कंडीशन में चल रही है। सीपीयू है जो हमेशा इसको सेंस करता रहता है। अगर सीपीयू ज़्यादा हीट होगा तो अपने आप वो आपको एरर दे देगा, बोलेगा ओवर हीटिंग या ओवर टेम्परेचर का एरर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे 0.3 वोल्ट मिलता है, और जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस जो घटता है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वोल्टेज है जो बढ़ता है 1 वोल्ट, 1.2, 1.3 इस तरह से। तो इसका एक थ्रेशोल्ड सेट रहता है प्रोग्रामिंग में सीपीयू में, उस थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो ये टेम्परेचर एरर आपको सीपीयू दे देगा। अगर इससे कम वोल्टेज आ रहा है या फिर ब्रेक डाउन हो गया या थर्मिस्टर ख़राब हो गया तो सीपीयू को कुछ वोल्टेज नहीं जाएगा, तो सीपीयू काम नहीं करेगा, टेम्परेचर टू लो हो जाएगा या फिर कुछ और एरर भी आ सकता है। इस तरह से पीएमआईसी में भी कहेंगे, पावर मैनेजमेंट आईसी में देखते हैं बैटरी का टेम्परेचर सेंस करने के लिए बीटी एक लगा होता है, बैटरी टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, वहाँ पे भी आपको वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करता है उसके बारे में चलिए समझते हैं। तो मेनली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगेगा तो उसके साथ दो रेजिस्टेंस लगता है। यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस लगा दिए। यहाँ पे आपका पॉजिटिव वोल्टेज, यानी उसको वीडीडी बोल सकते हैं, ये कुछ भी वोल्टेज हो सकता है। और इसमें देखिए थर्मिस्टर होता है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस इसमें हम लगा सकते हैं, या फिर कहीं कहीं भी वोल्टेज डिवाइडर को वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए नॉर्मली यूज होता है। आपको हर कंडीशन बताएंगे। तो मेनली यहाँ पे मान लीजिए 10K का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 10K का एक रेजिस्टेंस लगा होता है। एक साइड को इसको हम एक साइड को इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, GND कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड हो गया, और बीच से इसका एक हम वायर निकालते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेंसिंग वोल्टेज भी बोल सकता है, जो सेंस करता है वोल्टेज सीपीयू या किसी और को भी जा रहा है सर्किट को, इसको सेंसिंग वोल्टेज भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे थर्मिस्टर है तो, या फिर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में ये दोनों का वोल्टेज को डिवाइड करके दे देगा। अगर मान लीजिए दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा डायरेक्टली हाफ हो जाएगा। मान लीजिए 1.8 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है और दोनों का 10 के रेजिस्टेंस है, ये दोनों का रेजिस्टेंस सिर्फ वैल्यू सेम होना चाहिए। इतना मान लीजिए कि ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट केस में अगर R1 इक्वल टू R2 रेजिस्टेंस है तो डायरेक्टली ये वोल्टेज है ना जो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए 1.8 वोल्ट है, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.9 वोल्ट आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज जो सेंसिंग वोल्टेज 0.9 वोल्ट जनरेट होगा, जो मोबाइल के केस में मेनली 10K का ही रेजिस्टेंस लगा होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे या तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए, यानी कि मान लीजिए कहीं पे 1.8 वोल्ट आ रहा है, कंट्रोल किसी सर्किट को चाहिए 0.9 वोल्ट, तो डायरेक्टली एक वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि करंट कांस्टेंट नहीं होता है, तो उस पार्ट को दिया जाता है इस टाइप का वोल्टेज, जिसमें मतलब थोड़ा बहुत करंट इंक्रीज डिक्रीज हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। चूँकि इसमें करंट का वेरिएशन थोड़ा सा होता है, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी घटेगी तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे आपको मान सकते हैं कि जैसे कि रेगुलेटर काम करता है उस टाइप का ये काम नहीं करेगा, थोड़ा वो वेरिएशन होता है। तो कहीं कहीं भी हम ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं वोल्टेज को, काफ़ी ईजी हो जाता है। थर्मिस्टर के केस में अगर इसका वोल्टेज निकालें, यहाँ का फार्मूला एसवी वोल्टेज, जो वोल्टेज जनरेट होगा सेंसिंग वोल्टेज या वोल्टेज डिवाइडर जो वोल्टेज आएगा उसको भी बोल सकते हैं
तो ये जो आता है, जो भी यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जो VDD यहाँ पे हम मान लिए हैं, तो जो भी वोल्टेज आप ऊपर में अप्लाई किए हैं VDD, और जिसकी क्रॉसपॉन्डिंग आपको वोल्टेज चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसके क्रॉसपॉन्डिंग में निकाल सकते हैं वोल्टेज, इसको क्रॉसपॉन्डिंग में निकाल सकते हैं, यानी कि ये दोनों का बीच का वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। तो इसको R1 के क्रॉसपॉन्डिंग वोल्टेज बोल सकते हैं, R2 के क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ से यहाँ तक का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग वाला। तो मेनली इस क्रॉसपॉन्डिंग वाला वोल्टेज थर्मिस्टर के साइड वाला हम लोग निकालते हैं अगर टेम्परेचर सेंसर। तो जो वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई दिया गया है VDD मल्टीप्लाई यहाँ पे ओ रेजिस्टेंस को रखना है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हमको वैल्यू चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ थर्मिस्टर लगा हुआ है 10K और इसका नाम दे दिया R2, तो यहाँ पे R2 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे में दोनों को जोड़ देना है R1 प्लस R2, इससे आपका वोल्टेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। हम देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट है, तो VDD की जगह पे आप पुट कर दीजिए वोल्टेज 1.8 वोल्ट, और R1 का रेजिस्टेंस यहाँ पे था 10K और नीचे में 10K प्लस 10K हो जाएगा। तो मेनली लिख दीजिए 20K, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो K से K कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 1.8 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे जो सेंसिंग वोल्टेज जनरेट हो रहा है 0.9 वोल्ट हो रहा है। तो आपको डरना नहीं है कि बहुत बड़ा मैथ कैलकुलेट करना है, बट ऐसा लॉजिक है कि ऐसे डिवाइड होता है ताकि आपको पता हो। मेनली आप समझ सकते हैं अगर कहीं पे वोल्टेज को डिवाइड किया जाता है डायरेक्टली, तो यहाँ पे दोनों का सेम रेजिस्टेंस रहेगा तो वोल्टेज हाफ हो जाता है। अब देखिए टेम्परेचर सेंस कैसे करता है, सेंसिंग वोल्टेज। अगर मान लीजिए यहाँ पे R2 आपका थर्मिस्टर वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। देखिए दो टाइप का होता है, एक PTC NTC, मेरे एक वीडियो में देख सकते हैं कौन सा घटेगा कौन सा बढ़ेगा, दोनों केस हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो मान लीजिए इस रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, SV वोल्टेज डिक्रीज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ से डिवाइड किसी को करेंगे तो ऊपर से उसका डिविजनल वैल्यू है जो घटेगा ही ना। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है तो वोल्टेज घटेगा, तो ये घट रहा है वोल्टेज उसको सेंस करेगा कि क्या वोल्टेज घट रहा है। अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो मान लीजिए SV वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि NTC है कि PTC है। अगर आपका NTC है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर है, तो इसके केस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस है ना जो डिक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ इसका रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज होगा। तो इससे आपको पहले पता करना पड़ेगा कौन सा है थर्मिस्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉरी फ्रेंड्स, सेंसिंग वोल्टेज कैसे जनरेट हो रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।